सैंपल साइज बहुत बड़ा है तो इसके सिग्निफिकेंट आने के हमेशा चांस होते हैं, चाहे वेरिएंस समान हो या ना हो। इसलिए जब सैंपल साइज बड़ा है यानी 300 से ज्यादा है, 300 या उससे ज्यादा, ऐसे केस में टेस्ट को रिलायबल हम कम राइट। मानते हैं। इसके हाँ बाद जी, पंक्चुअलिटी। क्या कह रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए, कौन कौन बोल रहे हैं? अपना कैमरा ऑन करो जरा, कौन है? अरे जिस किसी को सवाल पूछना, कैमरा ऑन कीजिए। सर लगता है बाई मिस्टेक हुआ है। हाँ तो तो अपने माइक जो है देखते हैं क्या आवाज आ रही है, किसी से किसी का माइक ऑन है वहां। तो जरा कृपया करके इस तरह का ध्यान रखें, है ना। आप समूह के अंदर हैं तो यहाँ हम, मेरे हिसाब से हमें यहाँ मानना चाहिए कि ये इक्वल नहीं है। तो अगर ये इक्वल नहीं है तब आगे बढ़ेंगे। अब सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन स्कोर को अब करेंगे एन ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो के बजाय हम सेकंड रो लेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड रो ये है जब ये इक्वल नहीं है, और उसको इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि यही इंटरप्रेट ठीक तरीके से हुई है नहीं। तो इक्वलिटी वेरिएंस, दिस वैल्यू इज दिस, therefore this is p value is greater than this, therefore not significant। ये ठीक है इस हिसाब से, जैसे लिखे thus null hypothesis is accepted। further table shows that mean is small। अच्छा हाँ, अब जरा देखें ये किसका है, जरा पहले वो बोलिए अपना नाम, क्या नाम है, किसका काम है? सर ये मेरा है, शिल्पा यादव। ठीक है, तो जरा ध्यान दें कि जब हमने नल जी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली, इसके बाद हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। करोगे तो गलत होगा। जी जैसे सर। आपने लिखा है कि आगे टेबल 11 शो करती है कि एक्सप्लेनिंग स्कोर पॉजिटिव फीडबैक के लिए कम है, सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन द कोरस्पॉन्डिंग मीन। ये सिग्निफिकेंटली स्मॉलर है ही नहीं, क्योंकि सिग्निफिकेंट तो है ही नहीं। दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये 46.41 छोटा है 52.52 से? नहीं, इनमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। ये दरअसल इनमें डिफरेंस सर जीरो है। 46 बराबर 52 है एक तरीके से। तो वेन एवर योर H0 इज नॉट रिजेक्टेड, ओके, यू नीड नॉट लुक अप एट द टेबल ऑफ मीन्स, अदरवाइज आपके निष्कर्ष गलत होंगे। यहाँ आप कह रहे जी हैं सर। फीडबैक गिव्स सिग्निफिकेंटली स्मॉलर इफेक्ट साइज देन नेगेटिव फीडबैक। नहीं, गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया है। ओके, तो ये आपका ठीक नहीं है। यहां से आगे, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये इफेक्ट साइज, इफेक्ट साइज हमने यहाँ पूछा भी नहीं था, और अगर देख लेते हैं खैर फिर भी, M1 माइनस M2 अपॉन वेरायंस पूल्ड। M1 माइनस M2 ये हुआ, और वेरायंस ये हुई, ओके, 0.49। माइनस साइन का ध्यान नहीं देना यहाँ, ठीक है। इट इज लेस देन 8, लेकिन ये तो लेस देन 0.5 ही है। हमने कहा था 0.2 स्मॉल, 0.5 मीडियम, 0.8 लार्ज। तो ये तो यहाँ है, यहाँ है, इसका मतलब ये इसे स्मॉल मानेंगे। 0.5 से ऊपर चलेगा मीडियम, तो ये स्मॉल है, लो इफेक्ट। स्मॉल यहाँ आपने लो लिखा है, लेकिन 0.8 से नीचे लो नहीं होता। 0.8 से नीचे तो यहाँ ये भी है, ये मीडियम है यहाँ। तो ये जरा ध्यान दें इन चीजों के ऊपर, है ना। नेक्स्ट है, ये किसी का काम है, इसको देखते हैं। ये जो टेबल बनाई है, नेक्स्ट, ये किसका है? कोई बताएगा कौन है? नाम अपना। सर ये मेरा है, सुनीता जायसवाल। ये लिखा है सुनीता जायसवाल लिखा है, ठीक है। तो इसमें आपको ना टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तो टेबल होती है,
और ये टेबल जी बनाने में जी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप सीधा जी इसका इंटरप्रिटेशन लिखिए। ओके, मैं देखता हूँ इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी। फ्रॉम टेबल 11 इट कैन बी सीन दैट रेशियो ऑफ, ये ठीक है, दिस टू दिस, ओके, कैन बी रिगार्डेड इक्वल। ये एफ इज नॉट सिग्निफिकेंट, नहीं ये गलत है, ये गलत है। सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है? विच इज ग्रेटर देन 0.05, 0.05 से तो ग्रेटर देन है ही नहीं है, दिस सर, इज नॉट आपने कहा था ग्रेटर। ना टू से अगर कम हुआ, 2 से अगर कम है तो। ये तो 0.05 से कम है, तो सार्थक होना चाहिए। अगर 0.05 ले रहे हैं तो ये वाला गलत है आपका ना। देयरफॉर नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड, ये गलत हो गया। आगे टी टेस्ट। अब जब, अच्छा ये वो था अपना वेरायंस वाला ना। जी हाँ सर। ओके, वेरायंस फुल वाला भी, क्योंकि ये 0.10 है, कहाँ है ये 0.10 जो है, ये दिस इक्वल टू एल्फा इज इक्वल टू 0.01, इसके बराबर है, तो ये सिग्निफिकेंट है एट 0.01 लेवल, तो इसलिए नल हाइपोथेसिस यहाँ रिजेक्ट हो जाएगी। फिर हम ये वाली लाइन देखेंगे, ठीक है। चलिए बस अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये किसी का है, सज्जन का। ये किसका है, नाम बताएंगे? लास्ट में 1 सर, बजे रविंद्र सर। कुशवाहा है ना, कोई कुशवाहा यस है ना। जी सर। देखिए H1 आपने लिखा, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एक्सप्लेनिंग स्किल फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। जी नहीं, ऐसा नहीं लिखना। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन स्कोर्स ऑफ, इन द मीन स्कोर्स ऑफ एक्सप्लेनिंग स्किल। मीन में, मीन की बात करेंगे ना, तो ये H1 नहीं होती है, इसको हम कहते हैं HA, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। H1 होती है डायरेक्शनल, जिसमें हमें ये बताएंगे कि पॉजिटिव वाले का मीन स्कोर ज्यादा है कि नेगेटिव वाले का। और ये जो H2 लिखी है, ये भी गलत है, इसको लिखना है H0, ये शून्य परिकल्पना है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन स्कोर, यहां भी मीन स्कोर ऑफ एक्सप्लेनिंग स्किल, तो ये लिखना। और पहले नल हाइपोथेसिस लिखी जाती है और बाद में ये। खैर, an independent sample test was conducted to compare the skill of positive feedback and negative feedback. There was significant difference. T derived from this। अच्छा, आपने सीधा ये करना शुरू कर दिया, वो कहाँ है आपका होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस टेस्ट। ओके, पर चलो ये लेते हैं, देखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है और टी ये है, ये लेस देन, पी इज इक्वल टू लेस देन, ये क्या लिखा, P इज इक्वल टू लिखिए पहले जो भी कुछ है, फिर उसे लिखिए लेस देन 0.0, P इज इक्वल टू 0.001 विच इज लेस देन 0.01। क्या कर रहे हैं ये? दिस वॉज सिग्निफिकेंट, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, क्योंकि ये है नाउ इन द मेन स्कोर विद पॉजिटिव फीडबैक, ये है लोअर है, ठीक है, उस फीडबैक से। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिफरेंस इज दिस एंड 95, ठीक है। ओके, H1 was supported। ओके, ये वो पहला, दूसरा एक और था ना, ये ये था ना, ये वाला देखना है। हाँ, एन इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट, ये फिर वही है क्या? सेम चीज है, एन इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट तो सेम चीज है। ओके, तीसरा क्या है, ये भी कुछ नहीं है। तो आपने जो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है वो नहीं किया। सर वो किया है, वो मैं उसको अटैच करना वो भूल गया पहले था। करोगे तभी तो पता लगेगा कि ये वाली लाइन इंटरप्रेट करनी है अपने को। यस सर, मैंने किया हुआ, उसमें अटैच नहीं हो पाया फाइल में। हाँ, फाइल में अटैच नहीं हो पाया सर, वो फर्स्ट पेपर था वो। क्या? फर्स्ट पेपर सर, वो अटैच नहीं हो पाया सर इस फाइल में। मेरी समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। सर वो कह रहे हैं सर फर्स्ट पेपर अटैच नहीं हो पाया, गलती से सेम ही अच्छा, अटैच हो गया तो। चलो, ठीक है, कोई बात नहीं।
चलिए फिर आज का काम चलते हैं, आज का देखते हैं ना आज क्या है। ये आज का है पेड सैंपल टीटर्स, आपको दिख रहा है सबको? जी जी Yes, दिख sir. रहा है। यस सर। हाँ, तो आज ठीक है। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट करेंगे। अभी तक हमने किया था इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, जब दो अलग अलग समूह हैं। पेयर्ड सैंपल में एक ही समूह होता है। ये देखिए आज हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पेयर्ड सैंपल को कोरिलेटेड टी टेस्ट भी कहते हैं। आपने जिस भाषा में पढ़ा हो वो हो सकता है ये हो कोरिलेटेड टी टेस्ट। वहां हम मीन वन और मीन टू को कंपेयर करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ मीन वन और मीन टू ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो इसलिए इसे कोरिलेटेड टी टेस्ट या पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट कहते हैं। फिर इसकी हम देखेंगे शोध का उद्देश्य और शून्य परिकल्पना कैसे लिखते हैं। फिर इसकी हम एजम्पशन टेस्ट करेंगे। इसके एजम्पशन वही नॉर्मलिटी होमोजेनिटी, और एक अलग एजम्पशन है लीनियरिटी। नॉर्मलिटी होमोजेनिटी लीनियरिटी। नॉर्मलिटी यहाँ थोड़ी डिफरेंस है। नॉर्मलिटी वहां तो दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन की नॉर्मलिटी है, यहाँ उनके डिफरेंस की नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी ऑफ डिफरेंस स्कोर। इसी तरीके से वहां होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है, यहाँ होमोजेनिटी ऑफ पेयर्ड वेरिएंसेस है, क्योंकि यहाँ कोरिलेटेड वेरिएंस है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब है कि ये जो हमारे पास प्री स्कोर और पोस्ट स्कोर होते हैं, इसमें इनमें रेखीय सा संबंध है। ये बताएंगे कैसे देखते हैं यार, क्या मतलब है। फिर एसपीएसएस में ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे और इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, और फिर वन टेल टेस्ट लगाएंगे। एक है टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट है जब हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉन डायरेक्शनल हो। वन टेल टेस्ट है जब हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं लेकिन हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। और इफेक्ट साइज देखेंगे और एक आध प्रैक्टिस एक्सरसाइज देंगे आपको। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक के बताते हैं। ये इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में ऐसा था कि मेल फीमेल, रूरल अर्बन, ट्रेन अनट्रेन, ये दो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट समूह थे, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं थी। अब जो यहाँ जो डिजाइन है वो है कि एक समूह है, ये क्लास 8 है, इसको हम पहले भी टेस्ट देते हैं और बाद में भी, बाद में पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के बाद में, दवाई देने से पहले, दवाई देने के बाद में, ठीक है, ट्रेनिंग देने से पहले, ट्रेनिंग देने के बाद में, ट्रीटमेंट देने से पहले, ट्रीटमेंट देने के बाद में। तो ये है सिंगल ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। अब वो है रोहित शर्मा, चोट लग गई, स्कैन किया, देखा चोट लगी है, कितनी चोट है ये देखा, फिर उसके लिए कोई रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम तय किया, और फिर उसके 10 दिन बाद जब प्रोग्राम खत्म हो गया फिर से देखा कि हीलिंग हो गई, चल भाई अब तो खेलने निकल जा। तो ये है अपना सिंगल ग्रुप। यहाँ एक नहीं, यहाँ एक ग्रुप होता है पूरा, एक रोहित शर्मा नहीं है बल्कि कई सारे रोहित शर्माओं का ग्रुप है। तो ये रिलेटेड पेयर्ड ऑब्जर्वेशन हैं। यहाँ पहले और बाद के स्कोर है, पहले 30 बाद में 35, पहले 10 बाद में 20, पहले 5 बाद में 30। तो ये पेयर्ड ऑब्जर्वेशन हैं, ये एक पेयर है, इसी व्यक्ति का पहले इसी व्यक्ति का बाद में है। ऐसा नहीं कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। मेल फीमेल में यहाँ 15 है, यहाँ 25 है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है कि ये पहला यहाँ और पहला यहाँ, कोई लेना देना इसका नहीं है। फिर ये इंटरवल स्केल वेरिएबल है, कौन सा जो जांचा जा रहा है पहले और बाद में, जो भी चर है वो चर उसके आंकड़े आने चाहिए, उसके मीन निकलने चाहिए। और ये टेस्ट पेयर्ड सैंपल टेस्ट जो है, इट इज अ टेस्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ मीन स्कोर्स
एट प्री एंड पोस्ट स्टेज। मतलब माध्य है इसमें एक ही परीक्षण के दो टाइम पर, एक है पहले और एक है बाद में। जैसे मेरे से किसी ने कहीं पूछा कि सर अगर हमें प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट के लिए टेस्ट बनाने हैं तो उन्हें कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं, तो मैंने कहा टेस्ट नहीं बनाने बल्कि टेस्ट बनाना है। कि एक ही टेस्ट होगा, दो नहीं होंगे। दो होंगे तो उसको कंपेयर कैसे करोगे आप? पहले कुछ और टेस्ट है, बाद में कुछ और टेस्ट है। पहले आपने चेस्ट एक्सरे किया, बाद में आपने सीटी स्कैन किया, दोनों के रिजल्ट थोड़े कंपेरेबल होंगे। दोनों टेस्ट सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अंडरलाइन एजम्पशंस। तो कब इस्तेमाल होता है? जब हमारे पास पूर्व परीक्षण पश्च परीक्षण डिजाइन हो, जब ये जो दो स्कोर हो दोनों आपस में सहसंबंधित हो, आंकड़े अंतराल मापनी पर हो, और ये दोनों के हमें मीन कंपेयर करने हो प्री और पोस्ट स्टेज के, बशर्ते कि इसकी अवधारणाएं पूर्ण होती हो। एग्जाम्पल, comparing mean scores of achievement in mathematics of class 7th students before and after remedial instruction। मैंने क्लास में एक टेस्ट दिया किसी यूनिट पर, मान लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर टेस्ट दिया क्लास 6, और मैंने देखा कि 15 बच्चे ऐसे हैं जिनको 30% से कम मार्क्स आए हैं, ये 33 से कम है, फेल है। तो मैं इनके लिए उपचारात्मक शिक्षण करता हूँ। ये समझे नहीं है चीजों को, तो एक वीक का या एक दिन का या 2 दिन का प्रोग्राम इन्हें रेशो प्रोपोर्शन समझाने के लिए करते हैं, बाद में फिर वही टेस्ट दे देते हैं। तो ये सिचुएशन है कहे कि पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की। इन 15 बच्चों के पहले स्कोर कितने थे उसका मीन, और बाद वालों का मीन, इन दो को हम कंपेयर करेंगे। बाद वाला मीन बेहतर है, इसका मतलब उपचार प्रभावी रहा है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस कैसे लिखी जाएंगी? तो यहां शोध उद्देश्य ऐसे लिखा जाएगा, टू कंपेयर द मीन स्कोर्स ऑफ अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 7 स्टूडेंट बिफोर एंड आफ्टर रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। जरा ध्यान दें, हिंदी में हो, हिंदी में लिखना हो तो ऐसा कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के उपचारात्मक शिक्षण से के पूर्व और पश्चात गणित उपलब्धि के बाद फलांकों की तुलना करना। तो इसमें कई बार लिखते हैं तुलनात्मक अध्ययन करना, कई बार लिखते हैं छात्रों और छात्राओं की तुलनात्मक अध्ययन करना। ये बिल्कुल मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ छात्र छात्रा ग्रामीण शहरी कुछ नहीं यहाँ लिखना आपको, नहीं तो माना जाएगा कि ग्रामीण और शहरी में तुलना कर रहे हैं, या छात्र और छात्राओं में तुलना करते हैं। आप विद्यार्थी बोलिए, छात्र छात्रा ने, आप रूरल अर्बन मत बोलिए, विद्यार्थी बोलिए, कक्षा 6 के विद्यार्थी, नहीं तो ये अर्थ गलत लगाया जाएगा। नल हाइपोथेसिस होगी, शून्य परिकल्पना, कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन स्कोर ऑफ अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 7 स्टूडेंट बिफोर एंड आफ्टर रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। तो सीधा है, टू कंपेयर के बजाय देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और आगे जोका तो। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगी कि बाद वाला मीन जो है वो पहले वाले मीन से ज्यादा है, क्योंकि हम उपलब्धि बढ़ाना चाहते हैं। अगर कुछ चीज घटाना चाहते हैं तो आपका हो सकता है ये हो कि बाद वाला मीन पहले वाले मीन से कम है। जैसे मान लीजिए आपको स्ट्रेस घटानी है, आपको इंजरी घटानी है, आपको बीमारी घटानी है, तो बाद वाली बीमारी कम होनी चाहिए पहले वाले से। तो डिपेंड करेगा आपका वेरिएबल क्या है। यहाँ वेरिएबल है अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स। अचीवमेंट हम बढ़ाना चाहते हैं, घटाना नहीं, तो इसलिए हम लेंगे, अगर डायरेक्शनल हम बनाते हैं, डायरेक्शनल को हम कहते हैं H1, इसे कहते हैं H0। H0 पहले लिखते हैं, उसके बाद H1। अगर H0 ही लिखते हैं, H को और कुछ नहीं लिख रहे, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इसका जो, अगर इसको रिजेक्ट करते हैं तो हम HA को एक्सेप्ट करेंगे। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, जो नॉन डायरेक्शनल है। तो नॉर्मली ये लिखी नहीं जाती, नॉर्मली लिखते नहीं है, पर लिख दो तो कोई बुराई नहीं है।
तो इस तरीके से इसका नल हाइपोथेसिस और शून्य परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं। अब हम आते हैं इसकी एजम्पशंस क्या हैं। जैसे अभी हमने देखा था, इसकी एजम्पशन जो है कुछ तो कॉमन है, रैंडम सैंपल। ये जो समूह आपने लिया है ये रैंडम है, इसमें पेयर ऑब्जर्वेशंस हैं, एक ही समूह की 2 बार वो है, इंटरवल स्केल का डाटा है। ये तीनों ऐसे हैं जिसको अपने को स्टैटिस्टिकली जांचने की जरूरत नहीं है। अब कौन सी आपको एजम्पशंस जो है वो टी टेस्ट लगाने से पहले देखनी है कि वो संतुष्ट होती है कि नहीं स्टैटिस्टिकली, वो ये है। एक है नॉर्मेलिटी ऑफ डिफरेंस स्कोर्स। प्री टेस्ट में से पोस्ट टेस्ट सब्ट्रैक्ट करो या पोस्ट में से प्री करो, एक ही बात है, कोई भी कर लो। ये डिफरेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये पूर्व और ये पश्चिम स्कोर है। पूर्व में है 1 2 3 4 5, पश्चिम में बढ़ गए 5 3 6 9 8 ऐसे हो गए। अब इनका डिफरेंस लिया पश्चिम माइनस पूर्व, मतलब कितना गेन हुआ, गेन समझ लो इन्हें। पर गेन होगा पश्चिम माइनस पूर्व, उल्टा नहीं। 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 3 गए 3, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 5 गए 3। ये जो वितरण है ये नॉर्मल होना चाहिए। तो नॉर्मेलिटी ऑफ द डिफरेंस स्कोर्स ये होनी चाहिए। दूसरा, इसी में कोई आउटलियर नहीं होना चाहिए। आउटलियर का मतलब कोई बहुत बड़ा स्कोर बाकियों से या कोई बहुत छोटा स्कोर नहीं होना चाहिए। तीसरा, ये जो वेरिएंसेस हैं, इसकी वेरिएंस आएगी, इसकी वेरिएंस आएगी, ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएंस नहीं है। ये इसकी वेरिएंस है सिग्मा 1 स्क्वायर, इसकी वेरिएंस है सिग्मा 2 स्क्वायर। ये दो वेरिएंसेस स्वतंत्र नहीं है, तो इनके लिए एक अलग टेस्ट होता है, उसे वो पढ़ेंगे क्या है वो, ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। और इन दोनों में संबंध रेखीय होना चाहिए। रेखीय संबंध ऐसे होगा कि अगर इनको प्लॉट करो, इधर पूर्व प्राप्तांक इधर पश्चिम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, पहला जोड़ा है 1 5, ये 1 है, ये 5 है, ये पॉइंट हो गया 1 5। दूसरा है 2 3, ये 2 है, ये 3 है। 3 6, ये 3 है, ये 6 है। 4 9, ये 4 है, ये 9 है। 5 8, ये 5 है, ये 8 है। तो ये जो है, अगर इनके बीच में कोई लाइन खींचे तो ये लाइन के इधर उधर नजर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लाइन के इर्द गिर्द जमे हुए हैं, तो यहाँ रेखीय सहसंबंध है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आंकड़े ऐसे दिखे, मान लीजिए आपको एक यहाँ है, एक फिर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये इसमें कोई लाइन खींचोगे तो कोई ऐसे लाइन नहीं खींच रही कि इनके बीचों बीच को कोई लाइन दिख रही हो, तो ये इस पे लाइन इसमें ऐसा नजर आ रहा है, तो ये रेखीय नहीं है। तो अगर आपके बिंदु ये जो पॉइंट आ रहे हैं इनके चारों तरफ को ऐसा वो खींचिए, अगर सर्कुलर है, सर्कल जैसा ग्राफ है, रेक्टेंगल जैसा है, स्क्वायर जैसा है, इलिप्स जैसा है, तो ये रेखीय है, नहीं तो नहीं है। तो ये हम देखेंगे इसको कैसे जांचते हैं। ये 4 assumptions हैं: नॉर्मेलिटी ऑफ डिफरेंस स्कोर, एब्सेंस ऑफ आउटलियर एंड डिफरेंस स्कोर, होमोजेनिटी ऑफ पेयर्ड वेरिएंस और लीनियरिटी। ओके, अब ये देखते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आते हैं इसका डेटा एंट्री करते समय कुछ ध्यान रखना है। ये डाटा है प्री ट्रीटमेंट एरर और पोस्ट ट्रीटमेंट एरर। हमारे पास सैंपल है ए बी सी डी ई का 5 है। उनका एक ड्राइंग का एक टेस्ट होता है बीएड में, मिरर ड्राइंग, कि ऐसा आपको ये बाएं हाथ से
एक वो यहाँ को चलना है और टच होगा तो लाइट जल जाएगी, तो वो एरर है। तो पहली बार चलोगे तो बहुत एरर आएंगी, पहली बार कोई करेगा तो किसी की 10 एरर आएंगी, किसी की 8 आएंगी। हाँ, लेकिन फिर प्रैक्टिस करने को दिया जाएगा उन्हें 5 बार 10 बार, और फिर 11वीं बार जब करेंगे तो हो सकता है उनकी एरर कम हो जाए। इससे साबित करते हैं कि प्रैक्टिस से एरर कम होती है। तो ये प्री ट्रीटमेंट एरर है, पोस्ट ट्रीटमेंट एरर है। प्री ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रीटमेंट। ओके, हम अब ये क्योंकि एक ही समूह की है और ये इंटरवल स्केल का डाटा है, ठीक, इसलिए इसमें कोरिलेटेड टी टेस्ट या पेयर सैंपल टी टेस्ट लग जाएगा। लेकिन इसका डाटा एंटर करना है हमारा, तो डाटा कैसे एंटर करेंगे? तो नॉर्मली इसका डाटा एंटर करने में गलती करते हैं लोग। ओके, वो ऐसे गलती करेंगे, ऐसे मैंने एक वो बनाया स्क्रीनशॉट है कि ट्रीटमेंट पहले 1 1 1 1 1, ट्रीटमेंट बाद में, ट्रीटमेंट के बाद 2 2 2 2 2, और ये एरर है 6 7 8 9 10 4 3 6 7 8। ये डाटा गलत है, इसका रॉन्गली एंटर डाटा। क्यों? क्योंकि यहाँ डाटा शो कर रहा है कि यहाँ हमारे 10 डाटा है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 है ना। ये व्यक्ति है, ये 5 है, ये एक 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 है ट्रीटमेंट से पहले, 5 है ट्रीटमेंट के बाद है। तो ऐसा लग रहा है ये दोनों अलग अलग हैं, ये 5 अलग हैं और ये 5 अलग हैं। तो ये वाली बात नहीं हुई जो इसमें होती है कि ABCD के डाटा है। अगर A का ही 6 है, A का ही 4 है, ओके, तो अब ये A है, तो इसके यहाँ आना चाहिए 6, यहाँ आना चाहिए 4। ये दूसरे व्यक्ति के हैं 7 और 3, ये इसके ऐसे आने चाहिए। तो डाटा गलत पड़ा हुआ है। सिंपल सा टेस्ट है, यहाँ सैंपल साइज है 10 और हमारा सैंपल साइज कितना है 5, n = 5। हर 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 सब्जेक्ट के 2 आंकड़े हैं, हर एक के 2 स्कोर हैं। तो दरअसल हमें यहाँ डाटा ऐसे एंटर नहीं करना जैसे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टाइप में करते हैं, बल्कि डाटा ऐसे एंटर किया जाएगा। देखिए, ये अच्छा, ये तो वही है, गलत वाला पड़ा हुआ है। ओके, हाँ चलो इसको डाल के दिखा देते हैं आपको। तो इसमें नई फाइल खोलते हैं, न्यू डाटा। ये नई फाइल खुल गई। अब यहाँ हम 2 डिफाइन करेंगे, एक है प्री एरर और एक है पोस्ट एरर। और ये दोनों स्केल वेरिएबल है। बस हो गया। अब यहाँ आप डाल दीजिए 6, यहाँ 4, ये इसी व्यक्ति के 2 स्कोर हैं, ये 7, ये 3। बस ऐसे करते चलिए, ये नेक्स्ट जो भी है जो आएगा, यहाँ तक 5 तक डाटा है, यहाँ तक आएंगे बस। दो जोड़े मैंने डाल दिए, 3 और पड़ेंगे बस। तो ये वाला डाटा एंटर हो जाएगा पूरा, जो ये 6 7 8 9 10 4 3 6 7 8, इस तरीके से डाटा इसका एंटर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट अब हम आते हैं कि कैसे हम वो करेंगे चेकिंग एजम्पशंस। तो ये एक डेटा में ले रहा हूं, इसमें आपको दिखाता हूं कि तीनों एजम्पशन कैसे टेस्ट करेंगे। 4 रोबल के 3 नहीं 4। एक है नॉर्मेलिटी ऑफ डिफरेंस स्कोर, आउटलियर्स, एब्सेंस ऑफ आउटलियर ऑफ डिफरेंस स्कोर। दूसरा तीसरा लीनियरिटी, होमोजेनिटी, और चौथा लीनियरिटी। तो ये हमारे पास स्कोर है, देखिए ये समूह है 19, सैंपल साइज है 19, n इज इक्वल टू 19। ये प्री एडजस्टमेंट स्कोर है, पोस्ट एडजस्टमेंट स्कोर है। ये प्री पहले एडजस्टमेंट 68 है, फिर 56 है। ये बढ़े 53 के 23 के 54, 34 के 44, 37 के 48 के एडजस्टमेंट बढ़ाने के लिए कुछ काउंसलिंग वगैरह की है ना। तो ये आंकड़े हैं पहले और ये आंकड़े हैं बाद में, एक ही समूह के। ये इस बंदे के स्कोर हैं 2, ये 19 के स्कोर हैं। ओके, अब हमें इसकी एजम्पशन टेस्ट करनी है। पहली एजम्पशन है नॉर्मेलिटी ऑफ डिफरेंस स्कोर। तो इसके डिफरेंस स्कोर चाहिए हमें। तो डिफरेंस स्कोर हम मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं, पर हमें यहाँ एसपीएसएस में सुविधा है। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म और कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब है गणना करना, तो वेरिएबल की गणना करना। तो हम नए वेरिएबल की गणना कर सकते हैं यहाँ कंप्यूट। ये टारगेट वेरिएबल का मतलब है कि क्या नाम दोगे आप, जो नया वेरिएबल आप गणना करेंगे उसका नाम बताओ। तो मैं बोल रहा हूं उसका नाम डिफरेंस। मैं एक नया वेरिएबल चाहिए मुझे डिफरेंस नाम से। और ये डिफरेंस कहेगा, कैसे डिफाइन करोगे डिफरेंस को, प्री माइनस पोस्ट या पोस्ट माइनस प्री। तो मैं करता हूँ पोस्ट माइनस प्री। तो पोस्ट एडजस्टमेंट सेलेक्ट कर लो, इसको यहां ले जाऊं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन माइनस, ये माइनस प्लस ये कीबोर्ड है, माइनस प्री एडजस्टमेंट, वो दोनों यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके। इसने लिख दिया एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट हो गया। कंप्यूट डिफरेंस इज इक्वल टू पोस्ट एडजस्टमेंट माइनस प्री एडजस्टमेंट, एग्जीक्यूट। तो वहां मिल जाएगा आपको, कहाँ, डेटा में। तो ये आ गया आपके डिफरेंसेस। 56 में से 68 गए, -12, 54 माइनस 23 31, 44 माइनस 34 10। ये ऑटोमेटिकली उसने कंप्यूट कर दिया। देखिए ये नेगेटिव है, मतलब पोस्ट एडजस्टमेंट कम है। यहाँ पोस्ट एडजस्टमेंट कम है, यहाँ पोस्ट कम है, यहाँ पोस्ट कम है, यहाँ पोस्ट कम है। बाकी सब में पोस्ट ज्यादा है। इसका मतलब ज्यादातर में पोस्ट ज्यादा है। ओके, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस वो है कि ये डिफरेंस 0 है। ये आधे कम इतने हैं, आधे प्लस है, आधे माइनस है, इस तरह की सिचुएशन। ओके, खैर अभी हमें देखना है कि क्या ये डिफरेंस स्कोर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको अब मालूम है कैसे चेक करते हैं, एनालाइज, डेस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोर। हम डेटा की नेचर एक्सप्लोर करते हैं। अब किसका एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, किसकी नेचर, डिफरेंस की। तो डिफरेंस को यहां ले आइए और यहां प्लॉट, आपको पिछली बार किया हुआ है याद आ जाएगा। स्टेम एंड लीफ हटा दीजिए, नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू और ओके। तो हमें आउटपुट मिल गई। ये डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, ये टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी है ये वाला, और ये आउटलियर के लिए है बॉक्स एंड प्लॉट ग्राफ। तो यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ कोई आउटलियर नहीं है, ना इधर है कोई बिंदु ना इधर, और बहुत बढ़िया बॉक्स सा बना हुआ है। ये दोनों लगभग समान है, ये भी थोड़ा सा नीचे को है पर बीच से को मान सकते हैं। ओके, तो इनको मैंने ये टेबल उठा के कॉपी की यहाँ से और वहां ले गया।
ये सीधी सीधी उसमें नहीं जाएगी पावर पॉइंट में। ये देखिए अगर मैं पावर पॉइंट में ले जाऊं यहां, एक नई स्लाइड ली, यहां पेस्ट किया तो ये ऐसी आ गई। तो इसका फॉर्मेटिंग गड़बड़ा गई, ये फॉर्मेटिंग गड़बड़ होगी इसकी, ये पावर पॉइंट में नहीं जाएगा सीधा। लेकिन इसको अगर यहां ले आओ वर्ड में और यहां से फिर यहां से कॉपी कर लें या कट कर लें इसे और फिर पेस्ट कर दें, तो इसका फॉर्मेटिंग इंटैक्ट रहेगा। ये टेबल आ गई जो कि तो फॉर्मेट होगी। तो इसको वो करने का तरीका है, SPSS से वर्ड में ले जाइए, वर्ड से फिर पावर पॉइंट में जाएगा। क्या हो रहा है? खैर इसको तो हटाओगी, क्या है ये वाली है ना। ये तो आपको दिखा कैसे ये लाई गई है। ये आउटपुट यहां पर है, देखिए हमने क्या किया जरा देख लीजिए स्टेप क्या फॉलो किए। हमने एंटर किया डाटा SPSS में, उसके बाद कंप्यूट न्यू वेरिएबल से डी या डिफरेंस बाय सब्ट्रैक्टिंग पोस्ट टेस्ट स्कोर फ्रॉम द प्री टेस्ट स्कोर। मैंने यहाँ जो आउटपुट है उसमें पोस्ट टेस्ट सब्ट्रैक्ट किए हैं प्री टेस्ट में से। चेक नॉर्मलिटी ऑफ डिफरेंस स्कोर थ्रू एक्सप्लोर ऑप्शन अंडर डिस्क्रिप्टिव। ऑल्सो गेट बॉक्स प्लॉट फॉर द डिफरेंस स्कोर। इंटरप्रेट द आउटपुट ऑफ नॉर्मलिटी चेक। इंटरप्रेट बॉक्स प्लॉट टू कंक्लूड अबाउट आउटलियर। ये है अपनी देखे डिस्क्रिप्टिव। अब इसको इंटरप्रेट करना आप जानते हैं कि यहां से देखेंगे स्क्यूनेस की वैल्यू, स्क्यूनेस है -0.065 और ये -0.614। तो ये दोनों +-2 के बीच में है। इनका जो रेशो है 0.065 को 0.524 से भाग करेंगे तो ये तो 1 से भी कम है, 1.9 से कम होगा ही। तो सिग्मा स्क्यूनेस 1.9 से कम है, सिग्मा कोर्टोसिस भी 1.9 से कम है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नजर आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ये टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी है। ये क्योंकि सैंपल साइज 19 है तो हम ये वाला इंटरप्रेट करेंगे। ये p वैल्यू है जो 0.05 से बड़ी है तो सार्थक नहीं है। इसका मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ही है डिफरेंस स्कोर का। D इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मलिटी होगी टेस्ट। आउटलियर इसके इधर कुछ कोई पॉइंट ऐसा नहीं बना हुआ कि ऐसे लिखा हो 9 या यहाँ बना हुआ ऐसे लिखा हो कि 3, तो इसलिए इसमें कोई आउटलियर नहीं है दिख रहा है। ये देखिए इसमें यहाँ लाइन उल्टी हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ इसने मैंने वहां पोस्ट माइनस प्री किया था, यहाँ हमने प्री माइनस पोस्ट किया है, इसलिए डिफरेंस आ गया। ये वो हो गया, रिवर्स हो गया वहां उल्टा, और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब इंटरप्रिटेशन देखिए, टेबल 1 shows the value of ratio of skewness for the difference score D and its standard error is less than 1.96, therefore not significantly different from 0. Further, the value of kurtosis 2 is not significant. Thus, the distribution of difference scores appears normal. Results of Shapiro-Wilk test also are not significant at 0.05 level, indicating the normality of difference score. तो दोनों से आगे इसमें कोई contradiction भी नहीं आ रही। तीसरा, by an observation of the box plot, it can be seen there are no scores beyond upper and lower whisker, indicating absence of outlier. तो हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई। तो हमने क्या जांच की कि जो डिफरेंस स्कोर है
वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उनमें कोई आउटलियर नहीं है। पहली एजम्पशन पूरी हो गई। अब हम दूसरी एजम्पशन की तरफ आते हैं कि जो पेयर्ड वेरिएंसेस हैं वो बराबर हैं, होमोजीनियस हैं या इक्वल हैं। ये कैसे देखेंगे? वहां देखते हैं लेविन्स टेस्ट से। यहां लेविन्स टेस्ट नहीं है क्योंकि वो लेविन्स टेस्ट के लिए वो दोनों जो सैंपल हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो यहां जो टेस्ट लगता है उसका नाम है पिटमैन मॉर्गन टेस्ट। पिटमैन मॉर्गन टेस्ट is correlation coefficient RDS between difference and the sum of pre and post test score। मतलब हमने एक डिफरेंस स्कोर तो निकाला था, ऐसे ही हम निकाल सकते हैं सम ऑफ प्री एंड पोस्ट, ये भी निकाल सकते हैं हम। तो एक चीज है डी और दूसरी चीज है एस। एस मतलब सम। तो एक और वेरिएबल कंप्यूट करेंगे एस, और उन दोनों के बीच में हम देखेंगे कोरिलेशन क्या है। अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है इसका मतलब वेरिएंसेस इक्वल है। तो नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ आर मीन्स द टू पेयर्ड वेरिएंसेस आर होमोजेनियस। और ये इसके लिए वो रेफरेंस है सिनेडेकर एंड कोशरान 1967 196 पेज। अच्छा वो पहला पेज कहीं हो गया, एक सेकंड। इसमें एक और पेज था, पहला 196 है ना जी। अच्छा वो बाद में है, ये है। ये देखिए ये d is x1 minus x2 and s is x1 plus x2। ओके, और यहां देखिए क्या कह रहा है, ये तो गणित बाकी है। देखिए thus the null hypothesis can be tested by finding d and s for each pair, computing the sample correlation coefficient RDS and referring to table। ये किताब बहुत पुरानी है, इसमें टेबल देखने की कहा गया है। A significant positive value of RDS indicates sigma 1 square is greater than sigma 2 square, while a significantly negative one indicates sigma 1 square is less than sigma 2 square, और 0 indicates कि sigma 1 square is equal to sigma 2 square। तो हमें RDS 0, ये हाइपोथेसिस है कि RDS 0 है या सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, अब ये देखिए ये एग्जांपल है, वो तो वही डेटा है सेम जो ऑलरेडी हमारे पास है। ये हमने डिफरेंस स्कोर इसमें निकाला हुआ है। अब हम इसमें इसी तरीके से निकालते हैं सम। तो कंप्यूट वेरिएबल और नया वेरिएबल है हमारा, उसका नाम है सम। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वो प्री एडजस्टमेंट प्लस पोस्ट एडजस्टमेंट दीजिए ओके। तो मेरे पास एक और वेरिएबल आ गया जिसमें ये दोनों जुड़ गए, 68 और 56, 124, 23, 54, 77। तो ये डिफरेंस स्कोर है, ये सम स्कोर है। अब इन दोनों के बीच में कोरिलेशन निकाल लीजिए। अगर वो कोरिलेशन सिग्निफिकेंट नहीं है इसका मतलब पेयर वेरिएंसेस इक्वल है। तो कोरिलेशन निकालने के लिए एनालाइज कोरिलेट और बाइवेरिएट। किस किस के बीच में कोरिलेशन चाहिए हमें? डिफरेंस और सम। ये है पियर्सन कोरिलेशन। तो ओके,
ये टेबल आई आपकी। तो हमें तो डिफरेंस और सम के बीच में इसने 4 कोरिलेशन निकाले। डिफरेंस के बीच, डिफरेंस और सम के बीच, सम और डिफरेंस के बीच, और सम और सम के बीच। इसलिए इसके 4 कोरिलेशन आते हैं, पर हमें सिर्फ एक की जरूरत है, बाकी मीनिंगलेस है हमारे लिए। देखिए सम और सम के बीच 1 है, और डिफरेंस और डिफरेंस के बीच में 1 है। सम और डिफरेंस के बीच में 0.159 और डिफरेंस और सम के बीच में 0.5। तो ये है दरअसल आरडीएस क्या है, 0.159। ये सिग्निफिकेंट है नहीं, ये कैसे पता लगेगा, इससे पता लगेगा। सिग्निफिकेंस टू टेल्ड 0.517, ये 0.05 से बड़ी है, इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट। therefore the paired variances, okay, they are equal। तो इससे टेस्ट होती है paired variances are equal or not। फिर से देखना जरा, पिटमैन मॉर्गन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन डिफरेंस एंड सम। Non-significant value of RDS means the two paired variances are homogeneous। तो हमने यहां देखा कि नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं, ये नॉन सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, ओके, इसलिए सार्थक नहीं है। सार्थक नहीं है तो वेरिएंसेस इक्वल है। तो इंटरप्रिटेशन ऐसे लिखेंगे, Table 3 shows the correlation coefficient between the difference and sum of pre-test and post-test scores is 0.159 with significance value 0.517, which is greater than the alpha level of 0.05. Thus, it is not significant at 0.05 level of significance. Hence, the pair variances can be assumed to be homogeneous. Thus, the assumption of homogeneity of pair variances holds good। अब हम लास्ट आते हैं, चेकिंग assumption of linearity। A group is tested, ये दूसरा कोई वो है एग्जांपल एक लिया एक और, कि हमने एक ग्रुप को टेस्ट किया स्ट्रेस बिफोर एंड आफ्टर गिविंग ट्रीटमेंट टू रिड्यूस स्ट्रेस, ये डेटा है। और इसमें हम ग्राफ के द्वारा करेंगे, ये आप बाद में देखेंगे ग्राफ कैसे बना। ये डेटा मेरे पास, ये है प्री स्ट्रेस, ये है पोस्ट स्ट्रेस। तो इसमें हमें ग्राफ बनाना है पहले, है ना। तो ग्राफ यहां मिलेगा ग्राफ में। तो दो तरीके से बना सकते हैं हम ग्राफ, एक चार्ट बिल्डर से और एक लिगेसी डायलॉग से। चार्ट बिल्डर ले, चार्ट बिल्डर में ऐसा आएगा। तो हमें कौन सा ग्राफ चाहिए, इस ग्राफ को कहते हैं ये स्कैटर डॉट। तो ग्राफ सेलेक्ट करना है, और ये लिखा है ड्रैग गैलरी चार्ट हियर टू यूज इट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। इनमें से ये स्कैटर प्लॉट है इतने सारे, इनमें से कौन सा चाहिए, सिंपल वाला पहला है ये सेलेक्ट किया और इसको यहाँ ड्रैग कर लिया। अब इसमें पूछ रहा है एक्स एक्सिस क्या है और वाई एक्सिस क्या है। तो एक्स एक्सिस पर मैं रखूंगा प्री स्ट्रेस, इसे पकड़ के यहां ले आओ, और वाई एक्सिस पर रखूंगा पोस्ट स्ट्रेस, इसे पकड़ के यहां ले आए। ये दोनों डिफाइन हो गए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ओके कर दो बस। तो ये आ गया आपका ग्राफ। उसमें बनाना आपको लिगेसी डायलॉग में बन सकता है, लिगेसी डायलॉग स्कैटर डॉट, ये थोड़ा ज्यादा आसान सा है। ये सिंपल स्कैटर डिफाइन, एक्स एक्सिस प्री स्ट्रेस, वाई एक्सिस पोस्ट स्ट्रेस, और ओके। ये ग्राफ फिर से आपका आ गया ऐसे।
अब इस ग्राफ में बीच में कोई लाइन है खींचनी है, तो इसे एक्टिवेट करो डबल क्लिक करके। ये एडिटिंग के लिए तैयार है, एडिटिंग। तो यहाँ ये है, ये देखिए ये है एड फिट लाइन एट टोटल, इस पर क्लिक कर दो। ये इसके बीच में को फिट लाइन उसने खींच दी है, रिग्रेशन लाइन है एक तरह से। बस इसके बाहर कहीं क्लिक कर दें, ये ग्राफ बन गया। अब इसको कॉपी करो और ले जाओ उधर, एडिट, कॉपी, और वही पहले वर्ड में, फिर वहां पहले वर्ड में ले गए, और फिर इसे यहां से काटो और काट के वहां पेस्ट कर लो पावर पॉइंट में, और वर्ड में रखना तो वर्ड में तो आ ही गया। ओके, तो हम यहाँ हैं। तो देखिए हमने क्या किया, ग्राफ लिगेसी डायलॉग वाला मैंने यहाँ लिखा, लिगेसी डायलॉग स्कैटर डॉट, सिंपल स्कैटर, डिफाइन एंटर प्री स्ट्रेस एज एक्स एक्सिस एंड पोस्ट स्ट्रेस एज वाई एक्सिस, कंटिन्यू, ओके, डबल क्लिक, एड फिट लाइन। ये पूरा फ्लो चार्ट बन गया। ये है ग्राफ स्कैटर प्लॉट बिटवीन प्री एंड पोस्ट स्ट्रेस। तो ये ग्राफ आपको दिख रहा है कि इसमें अगर इसके बाहर से लाइन खींचे तो ये लगभग इलिप्टिकल है, ये थोड़ा सा एक हल्का सा बाहर है। तो हम इसे मान सकते हैं कि ये लीनियर रिलेशनशिप है इसमें। तो इंटरप्रिटेशन है कि graph 1 depicts scatter plot of pre and post stress score of selected subjects and the regression line fitting to the plotted points. It is clear from the observation of the graph that the points are situated around the regression line and no shape other than line is visualized. कोई कर्व नहीं दिख रहा, कोई यू शेप कर्व नहीं है, कोई जे शेप कर्व नहीं है, तो इसलिए ये रेखीय ही है। Thus the pre-stress and post-stress scores may be assumed to have linear relationship. तो ये हो गए तीनों, हमने चारों देख ली। अब हम आते हैं कि कैसे कंडक्ट करेंगे। वो बहुत मुश्किल नहीं है, 2 टिल्टर्स लगाएंगे पहले। तो ये प्री स्ट्रेस जो अभी हमने किया है, जिसकी अभी जांच की हमने, वो डाटा है, ठीक है। तो इसमें लगाने के लिए अब मैं assumption टेस्ट नहीं कर रहा, वो हमने कर चुके हैं। एनालाइज, कंपेयर मीन्स और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। तो ये कह रहा पेयर्ड वेरिएबल, तो पेयर्ड वेरिएबल है प्री एंड पोस्ट। कई बार यहाँ 10 वेरिएबल है, उनमें से कौन सी चीजें तो वो मांगता है। हो सकता है हमें एक नहीं दो एक और पेयर है उसमें भी निकालने, वो भी यहाँ आ सकता है, बशर्ते कि और यहाँ वेरिएबल हो। तो अभी हमें बस यही करना है और यहाँ ओके कर दो। तो ये हमारी आउटपुट आई। पहली आउटपुट है, इसने बताया कि प्री स्ट्रेस का मीन 42.52 है, पोस्ट स्ट्रेस का मीन 35.64 है, यानी कि पोस्ट स्ट्रेस कम है। ठीक, पर ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये हमें टी टेस्ट के बाद पता लगेगा। और टी टेस्ट में अगर आया कि सिग्निफिकेंट नहीं है, तब हमें ये कहना उचित नहीं है कि यहाँ वो कम हो गई स्ट्रेस, ये उपचार प्रभावी रहा क्योंकि ये कम है। ये कम है या ज्यादा है ये पता लगेगा टेस्ट से, नहीं तो ये तो नंगी आंखों से नेकेड आई से देख के थोड़े बता सकते हैं कि कम है कि नहीं। मतलब ये इससे कम है, ठीक है, पर ये सिग्निफिकेंटली कम है कि नहीं ये हम नहीं कह सकते जब तक कि हम टेस्ट ना लगाएं। दोनों में प्री और पोस्ट में कोरिलेशन ये है 0.602, जो कि सार्थक है। इसका ज्यादा इस्तेमाल हम इंटरप्रिटेशन में नहीं करते। ये है अपनी पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। ये टी की वैल्यू है 2.357। ये प्लस आएगी यदि पहले वाला मीन ज्यादा है दूसरे वाला मीन कम है, माइनस आएगी अगर पहले वाला मीन कम है दूसरे वाला मीन ज्यादा है। ये पहले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करता है। तो ये आप देख रहे हैं टी का मान, ये डीएफ है, ये सिग्निफिकेंस है। तो ये सिग्निफिकेंस 0.05 से कम है, इसलिए ये सार्थक है। तो इसको मैं वहां ले जा रहा हूं
पावर पॉइंट में, और ये है हमारी पहली टेबल, ये 52.520 ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, ओके, लगभग बराबर से ही है। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस वाला ये कोरिलेशन की टेबल है, और ये है हमारी असली टेबल जो कि टी टेस्ट बताता है। तो ये टी वैल्यू है यहाँ, इसको इंटरप्रेट करना है हमें। ये मीन है, मीन कहेगा पेयर डिफरेंस, डिफरेंस मीन के बीच का डिफरेंस 6.88। तो इंटरप्रिटेशन ऐसे करेंगे, देखिए कि इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 6 दैट द वैल्यू ऑफ पेयर्ड टी स्टैटिस्टिक्स, पेयर टी बोलेंगे इसे, है ना, टी नहीं खाली, 2.36 DF24 P2 tilde 0.027 which is less than 0.05 is significant at 0.05 level of significance. In the light of this, the null hypothesis, there is no significant difference in the mean scores of stress before and after the treatment is rejected. अब ये रिजेक्ट हो गई, तो अब हम ये देखने के लिए कि प्री में ज्यादा है कि पोस्ट में ज्यादा है, अब हम मीन ऑब्जर्व करेंगे। अगर ये रिजेक्ट नहीं होती तब हमें मीन्स को ऑब्जर्व करने की आवश्यकता नहीं थी, और अगर आवश्यकता नहीं है और आप कर रहे हैं तो वो गलत भी हो जाता है। कई बार ज्यादा लिखो तो गलत हो जाता है, अगर आप आंसर, क्योंकि ज्यादा लिखोगे तो कुछ ना कुछ गलत लिख बैठोगे आप। This means the mean scores of stress before and after the treatment differ significantly. Now further it can be seen from table 4 that the mean scores of stress after the treatment 35.64 is significantly lower than the mean score of stress 42.52 before the treatment. तो टेबल से दिख रहा है कि पहले मीन स्कोर था 42.52, बाद में 35.64, जो पहले वाले से कम है, इसलिए हमारा ट्रीटमेंट प्रभावी रहा है। Therefore, it can be concluded that the treatment has been effective in reducing the stress of the subjects. तो इस तरीके से हमने ये किया टू टेल टेस्ट। अब हम फाइनली आते हैं वन टेल टेस्ट के ऊपर, पेयर टी टेस्ट, वन टेल टेस्ट। तो जैसा कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में आपने देखा था कि वन टेल टेस्ट में और टू टेल टेस्ट में एक दो फर्क है। पहला फर्क है कि वन टेल टेस्ट में हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, तो हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस स्टेट करते हैं, वहां सिर्फ नल हाइपोथेसिस स्टेट करते हैं। दूसरा फर्क है कि इसमें वन टेल में हम पी वन टेल यूज करते हैं, ना कि पी टू टेल। तो टेस्ट हमें पी टू टेल देगा। पी टू टेल जो है वो होती है डबल ऑफ पी वन टेल। तो हमें पी टू टेल से पी वन टेल निकालने के लिए इसको हमें 2 से भाग करना पड़ेगा। तो पी वन टेल इज इक्वल टू पी टू टेल बाई 2, और तब इसको कंपेयर करना पड़ेगा हमें पी वन टेल को अल्फा से, कि कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। अब ये हो सकता है सार्थक आए, ये हो सकता है सार्थक ना आए। अगर सार्थक नहीं आता तब तो बात खत्म हुई। अगर सार्थक आता है तो H0 रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि फिर आप देखेंगे डायरेक्शन, फिर आप माध्य देखेंगे, और क्या माध्य उसी दिशा में है जिस दिशा में डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहती है। ठीक, यदि हाँ तो आप H1 एक्सेप्ट करेंगे, H1 एक्सेप्ट कर लेंगे, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे। यदि नहीं तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट वो करोगे, एक्सेप्ट करोगे। तो यही चीज है हमने देखी थी स्वतंत्र टी परीक्षण में, यही चीज है इसमें। ये देखिए टेस्टिंग ऑफ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, असल में ये टेस्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस ही है ना, अगेंस्ट डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, क्योंकि नल हाइपोथेसिस ही रिजेक्ट होती है।
Now one-tailed test is used for testing H1, directional hypothesis. P1-tailed is compared with alpha, not P2-tailed. P1-tailed is not given the output. It is calculated using P1-tailed is half of P2-tailed. H0 is rejected in favor of H1 when these two conditions satisfy. Number one, P1-tailed is less than or equal to alpha, that is T is significant. And number two, the observed mean differences are in the direction predicted by H1. In case either or both of these above two conditions fail to obtain, H0 is retained. अगर इनमें से कोई भी एक नहीं होती या दोनों नहीं मिल रही तो फिर H0 रिजेक्ट नहीं होती. समझ गए? अब हम एक एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि उसमें कैसे करते हैं और फिर इफेक्ट साइज और लास्ट पॉइंट होगा हमारा. ये है एडजस्टमेंट वाला डेटा, पुराने वाला. ये प्री एडजस्टमेंट, पोस्ट एडजस्टमेंट. तो इसमें हम सबसे पहले डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाए क्या है. तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या बनेगी, क्योंकि हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हम तो एक्सपेक्ट करेंगे कि पोस्ट एडजस्टमेंट के स्कोर जो है वो बेहतर होंगे. तो इसमें हम कहेंगे द मीन स्कोर ऑफ पोस्ट एडजस्टमेंट आफ्टर काउंसलिंग, ओके, is significantly greater than the mean score of the patients or subjects before treatment. So pre-adjustment. So analyze, उसमें कोई फर्क नहीं है. Compare means paired sample data, pre, post. तो रिजल्ट वही आएगा ना. तो सबसे पहले हम T देखेंगे. T, ये T है. T इज -1.802. माइनस का मतलब है प्री एडजस्टमेंट स्कोर आर लेस देन द पोस्ट एडजस्टमेंट स्कोर. पोस्ट वाले ज्यादा है, प्री वाले कम है. ये प्री माइनस पोस्ट करता है. डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 है. सिग्निफिकेंस टू टेल्ड है 0.088. अब क्योंकि हमने डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाई है तो हम P1-tailed यूज करेंगे. तो P1-tailed इज 0.088 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.044. अब इसकी तुलना करेंगे अल्फा लेवल से, वो है 0.044 आया. ये 0.05 से कम है, इसलिए सार्थक है. इसका मतलब T की वैल्यू सार्थक है. सार्थक है तो अब हम देखेंगे डायरेक्शन. पोस्ट एडजस्टमेंट का मीन है 45 दशमलव समथिंग, प्री का है 39 पॉइंट समथिंग. दैट मीन्स प्री का ज्यादा है पोस्ट से, पोस्ट का ज्यादा है प्री से. यही हमारी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहती है. इसलिए शून्य परिकल्पना को निरस्त कर सकते हैं हम और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को रिटेन कर सकते हैं. खत्म मामला, फिनिश. तो ये है आपका टेबल 7, पेयर्ड सैंपल टेस्ट. प्री एडजस्टमेंट, पोस्ट एडजस्टमेंट मींस ये कोरिलेशन है. ये रिजल्ट्स ऑफ पेयर्ड सैंपल टेस्ट है. ओके, तो यहां हम इसको सिग्निफिकेंस 1-tailed करेंगे. दिस डिवाइडेड बाय 2, 0.044. दिस इज लेस देन 0.05, therefore significant. Okay, now significant, come back to this. Post adjustment 49 point, this is greater than 39.211 और H1 भी यही है ना, H1. तो इसलिए शून्य परिकल्पना को निरस्त किया जाता है और डायरेक्शनल को रिटेन किया जाता है. इंटरप्रिटेशन देखिए. डायरेक्शनल हाइपोथेसिस पहले बनानी पड़ेगी क्योंकि उल्टी डायरेक्शन हो जाए तो सारा उल्टा हो जाएगा मामला.
तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस पहले बताओ कि डायरेक्शनल है कि पोस्ट एडजस्टमेंट स्कोर बड़े हैं प्री एडजस्टमेंट मेन स्कोर से। नाउ फ्रॉम as observed from table 9, the value of test statistics is this, degree of freedom this, p2 tailed this. Thus p1 tailed is half of p2 tailed, that is half of 0.088, that is 0.044. When we compare it with alpha, this is less than alpha, therefore it is significant. Now further from table 7, the mean scores of post adjustment is significantly greater than the mean score of pre adjustment. In view of significance of t and the observed direction being the same as stated in H1, okay, the null hypothesis is rejected in favor of the directional hypothesis. Hence H1 is retained. To conclude, the treatment has been effective in enhancing the adjustment scores of the subjects. तो ये जो जब भी डायरेक्शन का प्रोसेस है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस अगर आपने बनाई है, वन टेल टेस्ट यूज कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस है थ्रू आउट। कोरिलेशन भी करेंगे तो भी यही यूज करेंगे हम, सेम। अब लास्ट इफेक्ट साइज, जैसे हर टेस्ट का इफेक्ट साइज हम निकालते हैं, इसी तरीके से हम इसका भी इफेक्ट साइज निकाल सकते हैं। और इफेक्ट साइज का फार्मूला है ये, इफेक्ट साइज फॉर पेयर टी टेस्ट। तो इफेक्ट साइज मेजर इज डी एंड दिस इज द फार्मूला इज डी इज इक्वल टू टी अपॉन अंडर रूट एन, जहां पर टी जो है वो कोरिलेटेड टी टेस्ट की वैल्यू है और एन सैंपल साइज है। तो टी इज इक्वल टू 1.802, एन इज इक्वल टू 19, टेबल नंबर 7। ये हम यहां से निकाल रहे हैं। तो टेबल नंबर हो सकता है उलट पुलट हो, कहाँ गया ये टेबल 7, ये N19 और T जो है वो है -1.8। Effect size is D is equal to T upon under root n, T is 1.80, माइनस प्लस माइनस लगता है इफेक्ट साइज के लिए, और N19, therefore D is 1.802 divided by 19 का अंडर रूट, 19 का अंडर रूट है जो भी कुछ है, यहां से देख लेते हैं कैलकुलेटर से अपना 19 अंडर रूट is 4.36, 4.36, 3588 है, 4.36। और अब 1.8 को डिवाइडेड बाई 4.36, ये 4.128 या 4.13, 0.413। ठीक है, तो एक और तरीका अल्टरनेटिवली दूसरा फार्मूला वो है D इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन पेयर्ड मीन्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन पेयर्ड मीन है, ये बोर्ड कर रखा है मैंने जो, ये है आपका डिफरेंस बिटवीन पेयर्ड मीन्स, पेयर डिफरेंसेस 6.579 और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है ये 15.914। तो अगर इसको डिवाइड करें 6.579
डिवाइडेड बाई 15.914 जो है 0.413। तो दो में से कोई सा फॉर्मूला आप लगा लें। तो अल्टरनेटिवली D is equal to difference between paired means divided by standard deviation of this difference 0.413. The value of D is 0.413. This is less than 5. This indicates a small difference. 0.2 small, 0.5 medium, 0.8 large. इस हिसाब से ये इंटरप्रेट होता है। इसलिए hence the success of therapy in reducing stress has been small, but it is quite close to medium. 0.5 के पास ही है, तो small है, but it is quite close to medium. तो ये आज का हमारा प्रेजेंटेशन समाप्त हुआ। अब आपको ये एक्सरसाइज दे रहे हैं करने के लिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इसका आप वो ले लीजिए, इंटरप्रेट द नॉर्मलिटी एजम्पशन। ये है प्री माइनस पोस्ट। एक सेकंड, ये देख लो ये है क्या, ये दिख रहा है क्या? हाँ, स्ट्रेस। ओके, प्री माइनस पोस्ट स्ट्रेस कर लीजिए। तो ये इंटरप्रेट करना आपको नॉर्मलिटी। ओके, हो गया? फोटो खींच ले तो बता देना। यस सर, जी सर, हो गया। हो जी गया? सर, हो गया, हो गया, हो गया सर। ये है टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी। इसकी भी फोटो ले लीजिए या स्क्रीनशॉट लैपटॉप पे हो। डन? यस सर, डन। ये है, जी सर। इसमें इफेक्ट साइज निकालना है। कंप्यूट इफेक्ट साइज फ्रॉम द टेबल बिलो। हो गया सर। सर हो इससे गया? पहले वाली स्लाइड दोबारा दिखा दीजिए। हाँ, पिछली जी सर। ये लो, एक मिनट। ठीक है सर, हो गया। ठीक है, तो 3 व्यक्तियों के मेरे पास होमवर्क आए थे। उम्मीद है कि ये वाला जो है ये 3 से ज्यादा होंगे, संख्या बढ़ेगी। जी सर। तो कोई जी आपका सर। सवाल हो अगर तो बताइए, नहीं तो अपना आज का काम समाप्त हुआ। कोई सवाल, क्वेश्चन? नहीं? कोई मन में क्वेरी हो सर, प्रेजेंट सर, है, सर से आप पूछिए। प्रश्न कोई मन में प्रश्न जिज्ञासा हो, कोई क्वेरी हो। प्रश्न रहित है, प्रश्न रहित। सर आपने इतना अच्छा बता दिया है कि इनके मन में कोई प्रश्न नहीं है। असल में अभी ये पहली बार है ना एक्सपोजर मिल रहा है, तो हजम करने में, एसिमिलेट करने में जी टाइम। जी 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 जी। तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं, जो आप मुझे कम्युनिकेट करते हैं मेल से, व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, आप बाद में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्वागत है। सर एक चीज पूछनी थी सर आपसे। आप बाद में पूछे, बाद में। सर आपका कोई प्रोग्राम है, उसको वो किसी कॉलेज में उसका टेम्पलेट है, तो नहीं, वो आवाज, अटेंड करना था सर। असल में आवाज कईयों के माइक स्पीकर ठीक नहीं होते, कईयों के पता नहीं लगता वो क्या कह रहे हैं। जब इनकी आवाज फट रही है, मुझे सुनने में नहीं ठीक से।
जी सर। सनी जी क्या कह रहे हैं, आप बता देंगे क्या, कोई सवाल हो तो? सर आपका एक प्रोग्राम होना है स्टैटिक्स का, तो वो अटेंड करना था, तो वो पूछना था कि सर ये वो वाकई में रियल में हो रहा है क्या, रियलिटी में? मेरे वो प्रोग्राम मैंने होते आप रहते हैं, मेरे तो एक करूंगा अभी मैं 17 तारीख से। 17 फरवरी, हाँ 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 हाँ, सर, वही सर वही। सर 17 वो से मैंने आपको मेल करा होगा। अच्छा, वो आपने आपने मुझे मेल किया क्या? जी हाँ सर, मैंने आपको मेल करा था कंफर्म करने के लिए हाँ, कि वही चीफ मेरी समझ गेस्ट। में नहीं था कि ये क्यों, किसने मेल किया और क्यों किया। तो आप वो अगर करना चाहे तो कर लेना। जी जी सर, करना चाहते हैं, इसीलिए सर आपसे कंफर्म कर रहे थे सर। हाँ हाँ, नहीं है ना, मेरा एक ओके। महीने में एक महीने में एक प्रोग्राम कम से कम होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। जी सर, थैंक यू सर, बस यही सर चाहिए ठीक है, सर जानकारी। ओके जी, ओके। तो ठीक है, धन्यवाद सबका, और फिर मिलेंगे कल 2 बजे। वन वे थैंक यू अनुवाद सर, में आप पढ़ के आए तो हो सकता है सवाल पूछ पाए। ओके, थैंक यू ठीक सर। सर जी नमस्ते। थैंक यू सर। सनी जी, सनी जी थैंक यू गए सर। शायद। हेलो। चलें सर, इजाजत। थैंक यू हाँ जी सर। सर, थैंक यू सर, ओके थैंक यू सर, सो मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू सलाम, सर, कल थैंक यू मिलेंगे। सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो बच्चों हमें सुन पा रहे हैं आप? जी सर, आप सर जी सर। जी सर। एक्चुअली जी सर। नेटवर्क पूरा ही एकदम चला गया था, जस्ट सेकंड, जरा होल्ड करना, जरा वहां मैं बंद कर दूं जरा।